माँ, पापा कब आएंगे? आते ही होंगे। क्यों, क्या हुआ? आज तो मैं पापा की कार में बैठूंगी। वो पापा की कार नहीं है, उनके सेठ की कार है। पापा तो बस उनकी कार चलाते हैं। तो पापा उनकी कार क्यों चलाते हैं? पापा सेठ की कार चलाते हैं तभी तो उन्हें पैसे मिलते हैं, और फिर उन पैसों से गुड्डी के लिए खिलौने आते हैं। समझी? अर्पिता ने अपनी छोटी सी बेटी को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा। गुड्डी और अर्पिता बात कर ही रहे थे कि तभी घर के पास से कार के हॉर्न की आवाज आई। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे अरे, आराम से गुड्डी, चोट लग जाएगी। नहीं लगेगी, मैं तो पापा के पास जा रही हूँ। गुड्डी कार के पास पहुंचकर रुक गई। वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है ये। पापा, ये मेरे लिए है? हाँ, ये प्यारी सी गुड़िया मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए ही लेकर आया हूँ। पापा, आप सबसे अच्छे हो। माँ देखो, पापा मेरे लिए गुड़िया भी लाए हैं और मिठाई भी। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत प्यारी है। माँ, मैं अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ, उन्हें अपनी गुड़िया दिखाऊंगी। हाँ, पर आराम से जाना और जल्दी आ जाना। गुड्डी हंसी खुशी अपनी गुड़िया लेकर पड़ोसी के घर की तरफ चली गई। और फिर उसके जाने के बाद इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उसके पास पहले से ही बहुत सारी गुड़ियां हैं। अरे तो क्या हो गया? भले ही मेरी तनख्वाह कम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ न लाऊं। ये देखो, तुम्हारे लिए रंग बिरंगी चूड़ियां। आयुष पेशे से एक ड्राइवर था। वो एक सेठ की कार चलाता था। उसके सेठ का नाम मनोहर लाल था, जो बहुत ही बदतमीज और खड़ूस था। वो आयुष को ना तो अच्छी पगार देता और ना ही उससे ढंग से बात करता। लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए आयुष को मजबूरी में सेठ की कार चलानी पड़ रही थी। फिर अगले दिन, माँ, पापा की कार की आवाज सुनी आपने? इसका मतलब पापा आ गए। हाँ, आ गए। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ पापा, मुझे कार में बिठाकर घुमाओ ना। नहीं मेरी लाडो, ये कार हमारी नहीं है ना। नहीं पापा, आप मुझे कार में बिठाकर कभी नहीं घुमाते, बस थोड़ा सा घुमा दो ना। जिद मत करो गुड्डी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें साइकिल पर बैठाकर घुमाने ले चलता हूँ, जहाँ तुम कहो। साइकिल पर तो मैं बैठ ही जाती हूँ, आज कार में घुमा दो ना पापा। क्या जिद पकड़ रखी है? बोला ना नहीं, जाओ जाकर खेलो। आयुष की डांट सुनकर गुड्डी रोने लगी और वहां से चली गई। आयुष का यूं गुड्डी को डांटना अर्पिता को भी अच्छा नहीं लगा। उसने आयुष से कहा, क्यों डांट दिया बेचारी को? वो कौन सा कार से दिल्ली जाने को बोल रही थी? अरे थोड़ी देर घुमा लाते ना उसे। तुम भी बच्चों की तरह बातें कर रही हो। अरे अगर उस खड़ूस सेठ को पता चल गया ना, तो उसी दिन मेरी नौकरी ले लेगा वो। और कैसे पता चलेगा उसे? थोड़ी देर की तो बात थी। पता है, सुबह से कह रही थी कि पापा आएंगे तो मैं कार में घूमूंगी। तुम जानती नहीं है उस सेठ को। अरे किलोमीटर लिख के रखता है वो। एक बिलांग भी कार फालतू चलाई तो गालियां देने लगता है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम और गुड्डी कार में घूमो? तुम दोनों को सारी सुविधाएं मिले, लेकिन मेरी पगार और औकात तो पता ही है ना तुम्हें। आयुष ने लाख सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अर्पिता ने उसकी एक न सुनी। बेचारा सारा दिन का थका हारा आयुष माथा पकड़कर बैठ गया। इसी तरह कई दिन बीत गए, लेकिन गुड्डी ने दोबारा कभी कार में बैठने की जिद नहीं की। और फिर एक दिन जब आयुष सुबह सुबह सेठ के पास जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे गुड्डी के चीखने की आवाज आई। हे भगवान, ये क्या हो गया गुड्डी? गुड्डी तो ठीक तो है ना? गुड्डी और अर्पिता के रोने की आवाज सुनकर आयुष सीढ़ियों की तरफ भागा तो देखा कि गुड्डी के सिर से खून बह रहा था। उसने झट से गुड्डी को अपनी गोद में उठाया और सड़क पर आकर ऑटो वाले को आवाज देने लगा, लेकिन कोई भी ऑटो वाला नहीं रुका। और तब, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गुड्डी, आंखें खोलो, आंखें खुली रखना बच्ची, मैं कुछ करता हूँ। ऑटो, भैया रोको ना। लाख कोशिशों के बाद भी किसी ऑटो का इंतजाम नहीं हो सका। फिर जब कुछ समझ में नहीं आया तो आयुष ने सेठ की कार का दरवाजा खोला और उसमें गुड्डी और अर्पिता को बिठा दिया और उन्हें झट से अस्पताल लेकर पहुंचा। तभी आयुष की जेब में रखा फोन बजा। क्यों रे कामचोर, सुबह के 9:30 बज गए हैं, कहाँ मर गया तू? नमस्ते सेठ जी, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। वो हमारी बच्ची का सिर फट गया, हम अस्पताल में हैं। हाँ ठीक है, तुम हो ना वहाँ, तो उसे बोलो जल्दी कार लेकर आए, मुझे कहीं जाना है। जी, वो आ जाएंगे बस 2 मिनट में। 2 मिनट में कैसे आएगा? वो हम लोग कार से ही अस्पताल आए हैं और आपका घर यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। क्या कहा? तुम फटीचर लोग मेरी कार में मजे लूट रहे हो? फोन दे आयुष के बच्चे को। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अपनी औकात भूलकर कार के मालिक की तरह परिवार को घुमा रहा है। फोन दे उसे। फोन की आवाज लाउड थी। आयुष ने सब सुन लिया था। उधर अर्पिता की आंखों में आंसू थे। उसे आज पता चला था कि उसका पति अपने सेठ से कितना परेशान था और वो सेठ कितना घमंडी और बुरा आदमी था। थोड़ी देर में गुड्डी के सिर पर पट्टी बांध दी गई और उधर सेठ अस्पताल में ही आ धमका और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारते हुए बोला, जितनी तनख्वाह है ना तेरी, उससे ज्यादा खर्चा कार की ये गंदगी साफ करने में ही हो जाएगा। अरे सुन, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझा?
आयुष कुछ न बोला, लेकिन अर्पिता की आंखों में आंसू थे। ऐसे कई दिन बीत गए। गुड्डी ठीक हो गई थी और आयुष अब सब्जी का ठेला लगाने लगा था। माँ, मुझे पिज्जा खाना है। क्या खाना है? ये तूने कहाँ से सुन लिया? वो पिंकी के घर पर थोड़ा सा खाया था मैंने, उसकी मम्मी ने मंगवाया था। अच्छा, कैसा था वो? बहुत ही मस्त। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तो उसे रोज खरीदती। पिंकी उमा की बेटी थी और उमा एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करती थी। गुड्डी की बात सुनकर अर्पिता उसी शाम उमा के घर गई और फिर, दीदी वो आपने गुड्डी को पिज्जा खिलाया था ना, उसके लिए आपका धन्यवाद। वो आज फिर खाने को बोल रही है। मुझे ये पूछना था कि वो पिज्जा कहाँ से मंगवाती हो आप? नहीं नहीं नहीं, कहीं से मंगवाया नहीं था, वो तो मैंने घर पर ही बनाया था। आओ मैं सिखाती हूँ तुम्हें। उमा अर्पिता को पिज्जा बनाकर दिखाने लगी। उसने सबसे पहले रेडीमेड पिज्जा बेस लिया और उस पर सॉस और टॉपिंग लगाकर उसे ओवन में पकने रख दिया। दीदी अगर ये इतनी मोटी वाली रोटी ना मिले तो? अरे ये रोटी नहीं है, ये पिज्जा बेस है, दुकान से मिल जाता है। पर अगर मैं इसकी जगह रोटी रख दूं तो? हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, रख सकते हैं वैसे। और अगर ये मशीन ना हो तो तवे पर रखकर उसे ढककर भी बन जाएगा शायद, लेकिन ये सॉस और चीज तो चाहिए ही। अर्पिता ने ध्यान से उमा की बात सुनी और वहां से चली गई। वो बाजार से पिज्जा सॉस और चीज लेकर आई और फिर उसने अपनी रसोई में रोटी पिज्जा बनाने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में बहुत ही लजीज रोटी पिज्जा बनकर तैयार था। वाह माँ, क्या बात है, बिल्कुल उस दिन जैसा स्वाद है। हाँ अर्पिता, कसम से बहुत ही बढ़िया बना है। पता है तुम्हें, इस तरह का पिज्जा बाजार में 100 रुपए से कम में नहीं आता है। आयुष की बात सुनकर अर्पिता कुछ सोचने लगी और फिर अगले दिन अर्पिता ने रोड के किनारे एक ठेला लगाकर रोटी पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके हाथों का स्वाद बढ़ता गया और लोग उसके हाथों का रोटी पिज्जा खाने लगे। वो बाजार से बहुत सस्ते में रोटी पिज्जा बेचने लगी। देखते ही देखते 2-3 साल और बीत गए और फिर एक दिन, पापा मुझे कार में घुमाओ ना। कार? कौन सी कार बेटा? वही जो बाहर खड़ी है, एकदम नई कार। माँ ने कहा है कि वो आपकी है। इतना सुनते ही आयुष भागकर बाहर आया। घर के बाहर वाकई एक बहुत ही बढ़िया और ब्रांड न्यू कार खड़ी थी और अर्पिता के हाथ में उसकी चाबी थी। लो जी, आपको आपकी खुद की कार मुबारक हो। अब तो हमें घुमाने ले जाएंगे ना? कार देखकर आयुष की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। पापा, अपनी कार से सबसे पहले माँ के ढाबे पर चलो, वहाँ बैठकर आराम से रोटी पिज्जा खाएंगे। पिंकी, ओ पिंकी, आई माँ। कहाँ थी तू? कितनी बार कहा है मेरी आंखों के सामने रहा कर। चल ये बर्तन जल्दी जल्दी अंदर रख दे, मैं तब तक बाकी का काम निपटा लेती हूँ। चल जल्दी कर। ठीक है माँ। ये है सुषमा और उसकी बेटी पिंकी। सुषमा के पति को गुजरे पूरे 3 साल बीत गए और तब से ही वो घर घर काम करके अपना और पिंकी का गुजारा चला रही थी। सुषमा के जीने का बस एक ही मकसद था कि वो पिंकी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। वो हर सुबह पहले पिंकी को स्कूल छोड़ती और फिर अपने काम के लिए निकल जाती। फिर पिंकी के स्कूल की छुट्टी के वक्त उसे अपने साथ लेकर ही घर लौटती थी। लेकिन जब भी पिंकी के स्कूल की छुट्टी होती तो वो उसे अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। पिंकी भी अपनी माँ के काम में मदद करने की पूरी कोशिश करती थी, साथ ही खूब मन लगाकर पढ़ती भी थी। फिर एक दिन, माँ ये पिज्जा क्या होता है? ये तूने कहाँ से सीखा? वो सफेद वाले बंगले में मैंने देखा था, वहाँ सारे बच्चे वही खा रहे थे। तुम काम कर रही थी तब मैंने देखा था। अब देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके ऊपर बहुत कुछ सजा रखा था। वो मुझे भी खाना है माँ। अरे पिंकी, ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं और सच बताऊं तो उसे खाना सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। चल मैं घर चलकर तेरे लिए हलवा बना देती हूँ, तेरा मनपसंद, जो खाने में बढ़िया भी होगा और उसे खाकर मेरी पिंकी ताकतवर भी बनेगी, है ना? इस तरह सुषमा उस वक्त पिंकी को बहला लेती है और कुछ दिनों के लिए पिंकी भी पिज्जा के बारे में भूल जाती है। लेकिन फिर जब अगली बार पिंकी अपनी छुट्टी के दिन अपनी माँ के साथ दोबारा उसी घर में जाती है तो वहां फिर से वही सब देखती है जो उसने पिछली बार देखा था। उस घर के सारे बच्चे फिर से पिज्जा पार्टी कर रहे थे और उन्हें इस तरह पिज्जा खाते हुए देखकर पिंकी का मन फिर से ललचाने लगता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, इन लोगों के तो कितने मजे हैं, काश मैं भी कभी ये पिज्जा खा पाती। पिंकी ये सब सोच ही रही थी कि पिज्जा खा रहे बच्चों में से एक बच्चा उसे वहां खड़े हुए देख लेता है और उससे कहता है, क्या देख रही है वहां से छुप छुप के? पिंकी की नजर अभी पिज्जा पर ही थी। उसने उस बच्चे से कुछ कहा तो नहीं,
लेकिन उसे देखकर ही साफ पता लग रहा था कि उसका सामने रखा पिज्जा खाने का बहुत मन था। लगता है इसको भी पिज्जा खाना है। ओह, तो ये बात है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजा इधर और ले ले एक पीस तू भी। उस बच्चे की बात सुनकर पिंकी का चेहरा खिल उठता है। वो फौरन पिज्जा के पीस की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो बच्चा उस पिज्जा के पीस को उठा लेता है और अपने साथी बच्चे की तरफ उछाल देता है। पिंकी उस पीस की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो पीस को पकड़ नहीं पाती और वो पिज्जा का पीस जमीन पर गिर जाता है। अरे यार, सॉरी, कैच नहीं कर पाया। लगता है वाकई ये पीस इसकी किस्मत में है। जा उठा के खा ले। नन्ही पिंकी ये समझ ही नहीं पाती कि वो बच्चे असल में उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो बेचारी खुशी खुशी जमीन पर पड़े उस पिज्जा के टुकड़े की तरफ बढ़ती है कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। नहीं पिंकी, छोड़ उसे, इधर आ मेरे पास। माँ, लेकिन वो पिज्जा। पिंकी, मैंने कहा ना इधर आ, उसे नहीं खाना, वो जमीन पर गिर गया है, गंदा है वो। सुषमा के कहने पर पिंकी उस पिज्जा के टुकड़े को उठाती तो नहीं, लेकिन वहीं खड़ी होकर उसे ललचाई नजरों से देखने लगती है। ये देखकर सुषमा आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। घर आकर सुषमा बहुत रोती है। पिंकी के साथ आज जो हुआ उसे उसका बहुत दुख हो रहा था। वो अपना बटुआ खोलकर देखती है, उसमें कुछ पैसे थे जिन्हें देखकर वो मन ही मन सोचती है, इतने पैसों में एक छोटा पिज्जा तो आ ही जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ एक बार की नहीं है। अगर पिज्जा का स्वाद पिंकी को पसंद आ गया तो वो बार बार खाने की जिद करेगी और फिर मैं कैसे उसे मना कर पाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी। क्या कर सकती हूँ? पिंकी की आवाज सुषमा के कानों में गूंजते हुए। देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके ऊपर बहुत कुछ सजा रखा था। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगली सुबह सुषमा पिंकी को स्कूल छोड़ती है और लेकिन काम पर जाने से पहले वो एक पिज्जा शॉप पर जाती है और दुकान के बाहर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है जो उस पिज्जा शॉप के काउंटर पर खड़ी थी। सुनो बहन, क्या तुम यहीं काम करती हो? हाँ, पर तुम्हें क्या काम है मुझसे? तुम यहाँ पर क्या काम करती हो? मैं लोगों के ऑर्डर लेती हूँ और फिर उनका बिल बनाकर उनसे पिज्जा के पैसे लेती हूँ और उन्हें उनका पिज्जा पकड़ा देती हूँ। ओह, तो यहाँ पर पिज्जा कौन बनाता है? अरे साफ साफ बोलो ना, तुम किसे ढूंढ रही हो? किससे मिलना है तुम्हें? सुषमा फिर उस लड़की को अपनी बेटी की पिज्जा को लेकर दीवानगी और अपनी तंगहाली के बारे में सब कुछ बताती है। उस लड़की को पिंकी के लिए बहुत बुरा लगता है। वो फौरन सुषमा को पिज्जा शॉप के अंदर लेकर जाती है और पिज्जा कैसे बनाया जाता है इस बारे में सब कुछ अच्छे से समझाती है। सुषमा बड़े ध्यान से सब कुछ देखती और समझती है और उस लड़की का शुक्रिया अदा करके वहां से बाहर आ जाती है। उस दिन सुषमा काम से छुट्टी लेकर घर वापस आ जाती है। उसे कुछ भी करके अपने हाथों से पिंकी के लिए पिज्जा बनाना था जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और उसके बजट में भी फिट बैठता हो। बहुत दिमाग लगाने के बाद सुषमा पिज्जा बेस की जगह गेहूं की रोटी का इस्तेमाल करती है, सॉसेस की जगह घर पर बनाई हुई चटनी लगाती है और अपने घर के पीछे उगाई हुई ताजी सब्जियों को पकाकर उन्हें अपने देसी पिज्जा के ऊपर सजा देती है। इसके अलावा वो थोड़ा सा पनीर घिसकर भी पिज्जा के ऊपर डाल देती है। उसका बनाया पिज्जा देखने में बिल्कुल बाजार के रेडीमेड पिज्जा जैसा ही लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो उससे काफी सस्ता था और सेहत के लिए नुकसानदायक भी नहीं था। अब सुषमा को बस पिंकी के स्कूल से आने का इंतजार था। सुन पिंकी, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, ठीक है ना? बस इधर आ। हाँ, बस पहुंच गए। अब आंखें खोल तो जरा। पिज्जा? माँ, ये पिज्जा मेरे लिए है? हाँ मेरी बच्ची, पूरा कप ये। पिज्जा देखकर पिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बड़े ही चाव से फटाफट उस पिज्जा को खाने लगती है और उसे इस तरह खुशी से खाते हुए देखकर सुषमा को बहुत सुकून मिल रहा था। पिंकी तब तक नहीं रुकी जब तक वो पिज्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। और फिर, पिंकी ये तो बता कि तुझे ये पिज्जा कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी था माँ। थैंक यू माँ, मेरे लिए पिज्जा लाने के लिए। मैं इसे कहीं से खरीद कर नहीं लाई, बल्कि मैंने तेरे लिए इसे घर पर ही बनाया था बेटा। क्या तुम सच कह रही हो माँ? ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो इसका मतलब मैं जब चाहूँ तो मेरे लिए ऐसा ही पिज्जा बना दोगी ना? हाँ बेटा, जब तू कहेगी मैं तुझे अपने हाथों से गरम गरम पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन अब तू भी मुझसे एक वादा कर, तू कभी भी जमीन पर गिरी हुई चीज नहीं उठाएगी और कभी किसी से कुछ नहीं मांगेगी। जो भी चाहिए अपनी माँ से कहना, ठीक है बेटा? हाँ माँ। इतना कहकर पिंकी अपनी माँ के गले से लग गई। अब पिंकी को जब भी पिज्जा खाने का मन होता, सुषमा घर पर ही उसके लिए उसका मनपसंद पिज्जा अपने तरीके से बना देती। अब सब बदल गया था। अब पिंकी को किसी को भी पिज्जा खाते देखकर बुरा नहीं लगता था। वो बच्चे उसे चिढ़ाने की कोशिश करते तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन जब सुषमा अपना काम कर रही थी तो उसने अपनी मालकिन को उदास बैठे हुए देखा।
तब सुषमा ने जाकर उससे पूछा, क्या हुआ दीदी, कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं सुषमा, इन बच्चों से तंग आ गई हूं मैं। पिज्जा के अलावा कुछ और खाना ही नहीं चाहते। ये जंक फूड खा खाकर सबने अपनी तबीयत बिगाड़ ली है। डॉक्टर ने बाहर का खाना देने से साफ मना किया है, लेकिन ये जिद किए बैठे हैं कि खाएंगे तो सिर्फ पिज्जा। अब तू ही बता सुषमा, मैं आखिर करूं तो क्या? परेशान मत हो दीदी, आप कहो तो मैं बच्चों के लिए घर पर पिज्जा बना दूं। घर पर पिज्जा? तुझे आता है क्या पिज्जा बनाना? हाँ दीदी, ये मेरी पिंकी भी कम है क्या? आपके बच्चों को पिज्जा खाते देखकर इसने भी जिद पकड़ ली थी। अब मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है दीदी, तो मैंने भी लगाया अपना दिमाग और घर पर ही बना दिया रोटी का पिज्जा। और मजे की बात तो यह है दीदी कि पिंकी को बड़ा पसंद आया, खूब मजे लेके खाती है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, रोटी का पिज्जा जो बच्चों को नुकसान भी नहीं देगा। पर तुम उसके ऊपर क्या क्या डालती हो? बस घर पर बनी लाल टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, उसके ऊपर खूब सारी ताजी सब्जियां और थोड़ा सा पनीर भी। अरे वाह सुषमा, तुझे नहीं पता, अगर ये तरीका मेरे बच्चों पर भी काम कर गया ना तो मेरी बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी। चल अब तू बाकी के काम छोड़ और सबसे पहले अपना रोटी पिज्जा ही बना दे। सुषमा झट से रसोई में जाकर बच्चों के लिए रोटी पिज्जा बनाने लगती है और फिर उसकी मालकिन उस पिज्जा को ले जाकर अपने बच्चों के सामने रख देती है। बच्चे उस पिज्जा को देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाते और उसे उठाकर खाने लगते हैं। खाते हुए भी उन्हें उस रोटी पिज्जा से कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टा उन्हें तो उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और ये देखकर उन बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाती है। सुषमा, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतना बड़ा कमाल भी कर सकती है। सच में तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। लेकिन यहाँ मेरे जैसी और भी कई माएँ हैं जिनके बच्चे जंक फूड के दीवाने हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर तुम चाहो तो तुम उन सब की भी मदद कर सकती हो, साथ ही साथ बढ़िया कमाई भी कर सकती हो। जी दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि तुम क्यों ना अपने रोटी पिज्जा का स्टॉल शुरू करो। लेकिन दीदी, मेरे पास लागत लगाने के पैसे नहीं है और जगह भी तो नहीं है। अरे इस सब की चिंता तू मत कर, वो सब मैं देख लूंगी। तू तो बस हाँ बोल और लग जा काम पर। अब सबकी मुश्किलें हल होने वाली थी। सुषमा को एक नया रोजगार मिल गया था और कई माओं को अपने बच्चों की अच्छी सेहत, जो सुषमा के रोटी पिज्जा में